एक छोटे से गांव धनपुर में, जहां हरी भरी वादियां और सुनहरे खेत चारों तरफ फैले रहते, वहां राकेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही एक भयंकर तूफान ने उसके माता पिता को छीन लिया। न कोई चाचा ताऊ, न मामा मौसी, बस एक टूटी फूटी मिट्टी की झोंपड़ी थी जिसमें वो अकेला गुजारा करता। दिन में खेतों में मजदूरी, रात में खाली पेट सोना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक रात, जब आकाश में बिजलियां कड़क रही थीं और बारिश की मोटी बूंदें धरती को पीट रही थीं, बाढ़ का कहर आया। गांव की नदी उफान पर थी। राकेश की झोपड़ी पानी में बह गई। वो रात भर एक पेड़ पर लटक कर किसी तरह जिंदा बचा। सुबह जब सूरज निकला, गांव का जमींदार प्रताप राव देशमुख अपने घोड़े पर सवार होकर हालात देखने निकले। वे स्वभाव से दयालु, नेक दिल और गांव के सबसे सम्मानित इंसान थे। उनकी हवेली दूर से चमकती दिखती, सफेद दीवारें, लाल छत और चारों तरफ फैले सैकड़ों एकड़ के खेत। राकेश को कीचड़ में सिकुड़ा हुआ देखा तो उनका दिल पसीज गया। बेटा, उठो, अब यहां नहीं रहोगे, मेरे साथ चलो। राकेश ने आंखें उठाईं। मालिक, मैं? हाँ, तुम। प्रताप राव ने उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक मजबूत पक्की झोपड़ी दी, जहाँ छत टपकती नहीं थी। खाना, कपड़े, सब कुछ मिलने लगा। राकेश दिन रात मेहनत करता। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पानी देता, फसल काटता। शाम को थक कर चूर होकर सोता, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता हमेशा चमकती। वक्त गुजरता गया। राकेश जवान हो गया, लंबा, गोरा, मजबूत कदकाठी। लेकिन आज भी वही प्रताप राव के खेतों में काम करता। प्रताप राव को उस पर बेटे सा विश्वास था। एक शाम, जब सूरज डूबने को था और खेतों में ठंडी हवा चल रही थी, प्रताप राव ने राकेश को बुलाया। वे अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में चाय का प्याला। बेटा राकेश, अब तो शादी कर लो, उम्र ढलने लगी है। घर में एक हमदर्द, एक साथी होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी आएगी तो घर गृहस्थी संभालेगी, खाने पीने की फिक्र करेगी। मेरी भी अब उम्र हो चली, कब भगवान बुला ले कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारी शादी होते देख लूं तो मुझे सुकून मिलेगा। राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपकी लंबी उम्र हो। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। बचपन से आपने ही मुझे गोद लिया, पाला पोसा। आपका एहसान मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। प्रताप राव मुस्कुराए। एहसान वहसान छोड़ो, शादी का इरादा कब करोगे? दुल्हन मैं ढूंढूं या तुम्हारी नजर में कोई है? मालिक, मेरी नजर में कोई नहीं। आप जैसा उचित समझे वही करें। आप मेरे भगवान हैं। प्रताप राव ने ठान लिया। ठीक है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक नेक सुशील लड़की है, सुमित्रा, पड़ोस के गांव की। उसका बाप मेरा पुराना मित्र है। शादी का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी। मैंने तुम्हें बेटे का दर्जा दिया है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। राकेश ने सर झुका लिया। जैसा आप कहें। ये सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा प्रताप राव का इकलौता बेटा विवेक देशमुख सुन रहा था। विवेक 28 साल का था। शहर में पढ़ाई की, लेकिन नशा, जुआ और अय्याशी में डूबा हुआ। वो राकेश से जलता था। राकेश के जाते ही वो अंदर घुसा। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? राकेश की शादी का खर्च आप क्यों उठाएंगे? वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना मोह ठीक नहीं। इससे वो सर ऊंचा करेगा। बचपन से हमारे पैसों पर पला, अब शादी भी आप करवाएंगे? क्या उसने ठेका ले रखा है? प्रताप राव की आंखें तमतमा उठी। विवेक, जरा सोच समझकर बोलो। राकेश सिर्फ नौकर नहीं, मेरा बेटा है। ये संपत्ति मेरी मेहनत की है।
इसका फैसला मैं करूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ। विवेक ने दांत पीसे। आप गलत कर रहे हैं। मैं आपका खून हूं और आप उस भिखारी की बराबरी कर रहे हैं। उसकी मासूम सूरत पर मत जाइए। गरीब हमेशा मासूमियत का नाटक करते हैं। वक्त आएगा आपको खुद पता चलेगा। प्रताप राव की आवाज गूंजी। अपना पराया मुझे मत सिखाओ। जब मैं बुखार से मरनासन्न था, तुम कहाँ थे? राकेश ने रात दिन सेवा की, दवा पिलाई, माथा पोंछा, जागता रहा। तुम नशे में डूबे थे। जाओ यहां से। विवेक ने अंतिम तीर छोड़ा। आपकी उम्र हो गई, समझदारी से काम लीजिए। सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दीजिए, वरना ये पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। प्रताप राव ने गरज कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। पहले खुद काबिल बनो। काश भगवान मुझे राकेश जैसा बेटा देते। विवेक बिना कुछ कहे चला गया। मन ही मन कसम खाई, इस छोटे नौकर को सबक सिखाऊंगा, वो मेरी जगह नहीं लेगा। प्रताप राव ने धूमधाम से राकेश की शादी सुमित्रा से करवा दी। शादी में गांव भर आया, बैंड बाजा, नाच गाना, दावत। सुमित्रा सुंदर, सुशील और मेहनती थी। अब राकेश की जिंदगी पहले से कई सुंदर हो गई। एक शाम जब चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और बाहर कोयल कूक रही थी, राकेश ने सुमित्रा से कहा, सच कहूं, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में रौनक आ गई। पहले हर काम अकेले करता था, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर झाड़ना। अब तुम सब संभालती हो। मेरा अकेलापन दूर हो गया। मालिक ने मुझे बचपन से पाला, शादी करवाई, ये सब उनकी दया है। उन्हें हमेशा सम्मान देना। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्रताप राव सचमुच भगवान समान है। मैं भी उनका सम्मान करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन विवेक ने पिताजी से 10,000 रुपए मांगे। क्यों चाहिए? बस चाहिए। तुम्हें पता है, ये पैसे नशे और जुए में उड़ेंगे। बदल जाओ विवेक, वरना बर्बाद हो जाओगे। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, पैसे दो। प्रताप राव ने साफ मना कर दिया। विवेक ने धमकी दी, उस नौकर की शादी पर लाखों उड़ाए, मुझे एक पैसा नहीं। सोच लीजिए, वरना निकल यहां से। विवेक चला गया। थोड़ी देर बाद राकेश आया। मालिक, आप उदास लग रहे हैं। विवेक की आदतें बिगड़ती जा रही हैं। मुझे डर है वो तुमसे जलता है। राकेश ने दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। अगले दिन सुबह प्रताप राव की तिजोरी से 500 रुपए चोरी हो गए। ताला टूटा हुआ था। पूछताछ हुई, कोई सुराग नहीं। विवेक ने तुरंत इल्जाम लगाया, राकेश ने की है। तिजोरी की चाबी उसी के पास रहती है, वो रात में अकेला रहता है। राकेश हैरान, मालिक, मैंने नहीं की, मैं तो सुबह से खेतों में था। विवेक ने तलाशी की मांग की। पहले मेरा कमरा देख लो, फिर उसकी झोपड़ी। पहले विवेक का कमरा, हर कोना छाना, अलमारी खोली, बिस्तर उल्टा, कुछ नहीं। फिर राकेश की झोपड़ी। सुमित्रा डर के मारे कांप रही थी। पलंग के नीचे एक पुराना कपड़ा बंधा था। जब खोला गया, उसमें लिपटे 500 रुपए के नोट मिले। राकेश की दुनिया हिल गई। ये कहां से? मैंने तो कभी। प्रताप राव चुप रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन सबूत सामने थे। विवेक चिल्लाया, देखा, चोर, मैं शुरू से कह रहा था। राकेश गिड़गिड़ाया, मालिक, कोई साजिश है। मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, मैंने चोरी नहीं की। प्रताप राव ने बिना कुछ कहे कमरे में बंद हो गए। विवेक ने धमकी दी, पुलिस बुलाऊं? प्रताप राव ने मना किया, नहीं, बस इसे घर से निकाल दो। राकेश को घर से निकाल दिया गया। गांव में अफवाह फैल गई। राकेश चोर निकला। प्रताप राव का भरोसा तोड़ा। राकेश और सुमित्रा भूखे रहने लगे। राशन खत्म। राकेश काम ढूंढने निकला।
साहूकार मंगलदास ने ठुकराया, चोर को काम नहीं दूंगा। फिर रामदास सेठ के पास गया। रामदास ने पहले हाँ की, कल से आ जाना, लेकिन सेठानी आई। इसे मत रखो, यही वो चोर है, अगर आया तो हमारा भी नुकसान करेगा। रामदास ने माफी मांगी। सॉरी भाई, घर में झगड़ा नहीं चाहता। राकेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया, रोया नहीं, बस चुप रहा। तभी दूर से प्रतापराव को किसी के साथ बात करते देखा। उसने आवाज दी, मालिक। प्रतापराव ने सुना, लेकिन जानबूझकर अनसुना कर आगे बढ़ गए। राकेश का दिल टूट गया। घर लौटा तो सुमित्रा ने पूछा, काम मिला? नहीं। सब्जी क्यों नहीं लाई? पैसे नहीं थे। दोनों चुपचाप बैठ गए। एक दिन रामदास सेठ का नौकर आया। राकेश, सेठ जी ने आज से बुलाया है, जल्दी चलो। राकेश और सुमित्रा खुशी से झूम उठे। काम मिला। दिन भर मेहनत की। शाम को रामदास ने 300 रुपए दिए। ये लो, आज की मजदूरी, कल समय पर आना। राकेश को शक हुआ, इतने पैसे? और सेठानी ने तो मना किया था। अगले दिन पूछा, सेठ जी, सेठानी नाराज तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। फिर रामदास ने बताया, सच कहूं, प्रतापराव ने कहा था, राकेश की मदद करो लेकिन मत बताना, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। राकेश की आंखें भर आईं। वो दौड़ता हुआ प्रतापराव के घर पहुंचा। नौकर ने रोका, अंदर नहीं जा सकते, छोटे मालिक ने मना किया। अंदर प्रतापराव बेचैन थे। उन्हें पूरा यकीन था राकेश बेकसूर है। तभी विवेक अपने नौकर कालीचरण से बोला, अब रामदास सेठानी का सोने का हार चुराओ, राकेश के घर रख दो। देखता हूं कौन उसे काम देता है, मैं उसे सड़क पर लाकर रहूंगा। प्रतापराव ने ये बात सुन ली। गुस्से से लाल होकर विवेक के कमरे में घुसे। बस, अब बहुत हुआ। तुमने ही चोरी की, राकेश को फंसाया। मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। कल पूरे गांव के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव भर जमा हुआ। प्रतापराव ने सारी सच्चाई बताई। मैंने गलती की। मैंने अपने बेटे पर शक नहीं किया, लेकिन उसने ही चोरी की। कालीचरण ने पैसे राकेश के घर रखे। ये सब विवेक का प्लान था। कालीचरण घबराकर कबूल गया। हाँ मालिक, छोटे साहब ने कहा था। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रतापराव ने माफी मांगी। राकेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। फिर अपनी 25 एकड़ उपजाऊ जमीन का कागज राकेश को थमाया। ये तुम्हारा हक है बेटा, अब तुम मालिक हो। पुलिस आई, विवेक और कालीचरण को हथकड़ी लगी। गांव वाले सिर झुकाए खड़े थे। राकेश ने प्रतापराव के पैर छुए। मालिक, अब सचमुच मेरे पिता हैं। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे खुशी के। धनपुर में फिर से सच्चाई की जीत हुई। राकेश अब खेतों का मालिक था। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की, फसल उगाई और गांव के गरीबों को काम दिया। प्रतापराव का सिर गर्व से ऊंचा था। और विवेक? जेल की सलाखों के पीछे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीख: विश्वास टूटे तो भी टूटना नहीं चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है। हिमालय की गोद में बसा रामपुर गांव सुबह की पहली किरण से जगता था। कोहरे की चादर में लिपटे चीड़ के पेड़, दूर बहती मंदाकिनी नदी की कलकल और मिट्टी की सोंधी खुशबू, यही था हरि प्रसाद का संसार। उसकी झोपड़ी मिट्टी की दीवारों वाली थी। छप्पर पर घास फूस की मोटी परत,
दरवाजे पर लटकता बांस का पर्दा हवा से झूलता रहता। अंदर एक मिट्टी का चूल्हा, 2 पीतल के बर्तन और दीवार पर टंगी मंजू की बनाई हुई मिट्टी की छोटी सी गणेश मूर्ति। बस यही था उनका खजाना। हरि प्रसाद 60 पार कर चुका था। उसकी पीठ झुक गई थी, हाथों की उंगलियां सूजी रहती। फिर भी हर सुबह वो लकड़ी की पुरानी हंसिया कंधे पर टांगकर अपने आधे भीगे के खेत की ओर चल देता। खेत में गेहूं की बालियां अभी कच्ची थीं, पर रखवाली जरूरी थी। जंगली सुअर और बंदर फसल को नुकसान पहुंचा देते। मंजू 19 की थी। उसकी आंखें हिमालय की झील सी नीली और हंसी में मंदाकिनी की कलकल। वो सुबह 4 बजे उठती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, फिर बाहर बरामदे में मिट्टी के चाक पर बैठकर बर्तन बनाती। उसके बर्तन गांव में मशहूर थे। दिए, सुराही, कुल्हड़ और कभी-कभी छोटी-छोटी मूर्तियां। बाजार में बेचकर जो 20-30 रुपए मिलते, उसी से नमक तेल आता। एक शाम हरि प्रसाद खेत से लौटा तो उसका चेहरा पीला था। मंजू ने देखते ही समझ गई, कुछ गड़बड़ है। बाबूजी, क्या हुआ? हरि प्रसाद ने थकी आवाज में कहा। कमलेश ने कहा है कल सुबह तक पैसे नहीं चुकाए तो घर की छत उठा लेगा। कमलेश गांव का सूदखोर था। उसका घर पक्का ईंटों का, दरवाजे पर लोहे की जंजीर। उसकी आंखें हमेशा लालच से चमकतीं। 2 साल पहले हरिप्रसाद ने मंजू की 10वीं की फीस के लिए 500 रुपए उधार लिए थे। सूद चढ़ता गया, अब कर्ज 750 हो चुका था। मंजू ने कहा, बाबूजी, मैंने आज 15 कुल्हड़ बेचे, 7 रुपए हुए। कल बाजार में और बेचूंगी। हरिप्रसाद की आंखें नम हो आईं। बेटी, तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, कुल्हड़ बेचने की नहीं। अगली सुबह हरिप्रसाद खेत की ओर निकला। रास्ते में जंगल का किनारा था। वहां राजा का फरमान लगा था, जंगल से सटे खेत में फसल काटना मना है। पर हरिप्रसाद का खेत ठीक किनारे पर था। वो गेहूं की रखवाली कर रहा था कि अचानक एक ऊंचा काला कोट वाला आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी घनी, आंखें तेज। क्या कर रहे हो यहाँ? बस खेत की रखवाली। राजा का फरमान नहीं पढ़ा? यहाँ फसल काटना मना है। चलो राजा के पास, या फिर... उसने मुट्ठी में कुछ चमकाया। मुझे 10 रुपए दो, मैं चुप रहूंगा। हरिप्रसाद के हाथ खाली थे। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं। आदमी ने ताना मारा, तो सजा भुगतो। तब हरिप्रसाद ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। मंजू की पढ़ाई, कमलेश का कर्ज, गरीबी की मार। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नरम पड़ी। बाबा, मैं अर्जुन हूँ, जीवन में सिर्फ लूटा हूँ। आज पहली बार कोई नेकी करूंगा। उसने अपनी कमर से चांदी के सिक्कों की थैली निकाली। ये 50 सिक्के हैं, कमलेश का कर्ज चुका दो, बाकी से मंजू को स्कूल भेजो, जल्दी जाओ। हरिप्रसाद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। थैली लेकर हरि प्रसाद घर की ओर चला। धूप तेज थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी छांव में वह बैठ गया। थकान से आंख लग गई। तब विक्रम नाम का एक चोर आया। वह गांव का निकम्मा था, न काम न रोजगार। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे भूखे सोते। विक्रम ने थैली देखी, लालच जागा। इधर-उधर देखा, कोई नहीं। थैली उठाई और भाग गया। दूर जाकर खोली, चांदी के सिक्के चमके। वह खुशी से नाच उठा। आज किस्मत खुल गई। घर पहुंचा तो राधा ने पूछा, ये कहाँ से? चुराया।
एक बूढ़ा सो रहा था। राधा का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, दूसरों की मेहनत लूटकर सुख चाहते हो? वो बूढ़ा शायद अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़ रहा था। कल सुबह तुम उसे ढूंढकर लौटाओगे, वरना मैं और बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर चोरी का पैसा नहीं खाएंगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। उधर हरि प्रसाद की नींद खुली। थैली गायब। वो रोते हुए घर पहुंचा। मंजू ने देखा तो घबरा गई। बाबूजी, क्या हुआ? सारी कहानी सुनकर मंजू की आंखें भर आईं। तभी कमलेश दरवाजे पर आ धमका। हरि प्रसाद, पैसे कहाँ हैं? चोरी हो गए। झूठ। चल राजा के दरबार। कमलेश ने हरि प्रसाद और मंजू को घसीटते हुए राजा विक्रमादित्य के दरबार ले गया। दरबार में सोने का सिंहासन, दीवारों पर चित्र और चारों ओर सैनिक। राजा ने कमलेश से पूछा, तुम गरीब को कर्ज क्यों देते हो? महाराज, इसने रो रो कर लिया था। राजा ने हरि प्रसाद की ओर देखा। उसकी झुकी कमर, थकी आंखें। राज्य का नियम है, कर्ज ना चुका पाने पर परिवार को सेवा करनी पड़ती है। पर इस बुजुर्ग की हालत देखकर 1 दिन की मोहलत देता हूं। कल तक कर्ज चुका दो। लौटते समय कमलेश ने ताना मारा, 1 दिन में क्या चुकाएगा? फिर घिनौनी हंसी के साथ बोला, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, वो रानी बनेगी। मंजू ने डटकर कहा, मैं तुम्हारे जैसे हैवान से शादी नहीं करूंगी। भूखे मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जीऊंगी। अगली सुबह हरि प्रसाद उसी पीपल के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान में टंगी थीं, मानो कोई चमत्कार हो। तभी विक्रम थैली लिए दौड़ा चला आ रहा था। हरि प्रसाद को देखकर उसके पैर रुक गए। बाबा, आप? हरि प्रसाद ने सारी व्यथा सुना दी। विक्रम की आंखें पश्चाताप से भर गई। मुझसे भयानक भूल हुई। मेरी पत्नी राधा ने समझाया, चोरी का पैसा सुख नहीं देता। उसने थैली लौटाई। ये लीजिए और माफ कर दीजिए। हरि प्रसाद ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने सच्चाई चुनी। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। हरि प्रसाद घर लौटा। सबसे पहले कमलेश का कर्ज चुका दिया। कमलेश के मुंह पर तमाचा सा लगा। बाकी सिक्कों से उसने मंजू को स्कूल भेजा। मंजू ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। गांव में उसने लड़कियों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोली। हरि प्रसाद अब खेत में नहीं जाता था। वो पाठशाला के बाहर बरगद तले बैठता, बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी आंखों में सुकून था। विक्रम ने चोरी छोड़ दी। राधा के साथ मिलकर वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। उनकी दुकान सच्चाई की माटी के नाम से मशहूर हो गई। कमलेश का घमंड टूट गया। एक दिन उसका अपना बेटा बीमार पड़ा। गांव वालों ने मदद नहीं की। अंत में वो हरिप्रसाद के पास आया, सिर झुकाकर माफी मांगी। कहानी की सीख: 1. लालच क्षणिक सुख देता है, पश्चाताप और सच्चाई स्थायी। 2. मेहनत और ईमानदारी चाहे देर से फल दे, पर मीठा फल देती है।